उमूर पर गुफ्तगू करते हैं, ख़ासतौर पे मौशी मामलात के हवाले से। बड़ा पुराना हमारा आपका ताल्लुक़ है, साथ है। आज एक दफ़ा फिर सुबह के वक्त हमारे मेहमान हैं हाजी साहब को खुशामदीद। बहुत शुक्रिया हाजी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं सुबहान अली साहिल साहब, और मुख्तलिफ़ TV शोज़ में उन्हें देखते रहते हैं और उनकी भी आप गुफ्तगू सुनते हैं। आज हमने उन्हें मदऊ किया है अपने प्रोग्राम में, उनसे आज गुफ्तगू होगी कुछ। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। अच्छा, अवामी जो सवाल है वो एक ही है जो हम हमेशा से पूछते आए, हुकूमत चाहे कोई भी हो, वो ये कि जो महंगाई है, बढ़ती कीमतें हैं, इसको कोई भी हुकूमत कंट्रोल करने में हमेशा नाकाम नज़र आई। यही हुकूमत क्या पिछली हुकूमतें, पिछले अदवार उठाकर आप देख लें, सूरत हाल कमोबेश एक जैसी ही थी। मैं दूसरे मामलात की तरफ तो बाद में आऊँगा, लेकिन पहले ये जो मामलात है, ख़ास तौर पर जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, इसके क्या नताइज निकलेंगे, ज़रा ये तो समझाएं हमें। देखिए, जैसे आपने कहा कि महंगाई, जी, नो डाउट महंगाई बढ़ती है। आज आप 30-40 साल से देख रहे हैं कि ईयरली महंगाई बढ़ती है। ऐसा ही। अब दुनिया में आप देखें कि जो अमेरिका जैसा मुल्क है वहाँ महंगाई नहीं बढ़ती। उसकी वजह क्या है? जी, उसकी वजह है कि हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि हर साल हमारे यहाँ सिस्टम है कि तनख्वाहों में 15 से 20% का इजाफा करो। हमारे जितने भी जो छोटे लोग हैं उनकी एक ही डिमांड होती है, ड्यू टू महंगाई। बिल्कुल सही कि भाई हमें सरबारा नहीं खाता, हमारी तनख्वाह में पूरी नहीं होती। तो हमारे यहाँ ये कल्चर है कि तनख्वाहें बढ़ती जा रही है, साथ साथ महंगाई बढ़ती है। तो उन लोगों को तो एवरेज देखते हैं कि तनख्वाहें कम बढ़ती है, नो डाउट आपकी बात करेक्ट है, और महंगाई थोड़ी ज़्यादा बढ़ती है। इसकी एक दूसरी वजह ये भी है कि पुरानी हुकूमतों ने हमारे रुपए को कंट्रोल किया। ठीक, आपने देखा कि 110, 115 या 120 के उसको कंट्रोल किया गया था। फिर इसके बाद जो अभी आपने देखा कि 1.5-2 साल में रुपया, पाकिस्तानी रुपया डी वैल्यू हो के आज 160 रुपए पे है। तो हमारा जो इम्पोर्ट है, अगर जो पहले हम 130 रुपए दे के $1 का माल मंगाते थे, आज हम 160 रुपए देते हैं। तो नो डाउट कि बिजनेसमैन आखिर बिजनेसमैन है, उसको भी अपना पैसे कमाने हैं। तो बिजनेसमैन क्या करता है कि वही जो मंगाता है, तो उस वजह से भी हमारी महंगाई बढ़ी है। और दूसरा आपने जैसे कहा कि महंगाई की एक और वजह कि आपने देखा कि करंटली, तो पहले तो आपने देखा कि पेट्रोल जो $40 हो गया या 35 हो गया, इसके बाद आज आप देख रहे हैं कि 55-56 हो गया है। और हमारी हुकूमत की पेट्रोल में एक ये पॉलिसी है कि पेट्रोल बढ़ेगा तो हम पेट्रोल की इंटरनेशनल पेट्रोल बढ़ेगा तो हम पेट्रोल की प्राइस बढ़ाएंगे, इंटरनेशनल पेट्रोल घटेगा तो हम पेट्रोल। आपने देखा कि लास्ट 1 महीने में प्राइसेस बढ़े हैं, तो 2 मरतबा हुकूमत ने पेट्रोल की प्राइस रिवाइज की। मगर इस मरतबा भी आपने देखे कि ओगरा ने जो रिवाइज के रेट कहे थे, मैं कहता हूँ कि उसमें आपने देखा कि 10-10, 8-8 रुपए कहे थे, मगर हुकूमत ने उसको चेंजेस करके 3-3.5 रुपए की इंक्रीज की है। तो महंगाई तो मेरे ख्याल में आप कहें कि जब तक ये तनख्वाहें बढ़ने का रेशियो बढ़ेगा रहेगा एक किस्म का, तो महंगाई भी यही रेट पे बढ़ती ही रहेगी। और मैं तो अपनी जिंदगी में यही देख रहा हूँ कि मैं 2 पैसे का पान खाता था, आज 5 रुपए का पान खाता हूँ। सही है। तो ये सबसे अच्छा इंडिकेटर है जी, इससे पता चल जाता है एक दिन महंगाई। और बिल्कुल जी, आम आदमी का मसला यही है, बड़ी तेज़ी से कीमतों में इजाफा हो रहा है। जी सुभान साहब फरमाइए। अब कल एक बड़ा अच्छा सेशन रहा, अवामी राब्ता मुहिम हम इसको नाम दे देते हैं, आवाम से रब्ता जो हो रहा है, लेकिन आवाम के जो हकीकतन मसाइल हैं वो है बढ़ती हुई महंगाई और बिजली की कीमतों में इजाफा और इस तरह और जो बुनियादी ज़रूरतें हैं मसाइल हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जी PTI एक मास्क खोल रखा अपोजिशन के खिलाफ, बयानात का सिलसिला सबसे शाम तक जारी है। लोग ये पूछते हैं इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये ज़रा फरमाइए। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जो है वो हिसाब किताब हो रहा है। और यकीनन जब आप किसी से हिसाब किताब करोगे तो चीखें भी निकलेगी और बहुत सी ऐसी इशूज़ जिसका आम आदमी से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा उसको भी सामने लाया जाएगा। तो यकीनन अपोजिशन के साथ हमारा कोई ख़ानदानी झगड़ा नहीं है, ना कोई सियासी झगड़ा है, ना कोई नज़रियाती झगड़ा। वो अपनी जगह पर सारी सियासत के अंदर बेसिकली जब एहतसाब किया जाएगा और वो तमाम चीज़ें जो माजी में इसमल के साथ हुआ है
लूट मार हुई है, इसके इदारों को लूटा गया है, करप्शन हुई है, उसका जब आप पूछगछ करोगे और उस पर आप कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे और माजी की हुकूमतों की तरह एनआरओ नहीं दोगे तो यकीनन अपोजिशन की नारे भी निकलेगी, चीखें भी निकलेगी और तनकीद भी होगा और हमारे अच्छे कामों के ऊपर भी वो इतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात उठाएंगे। जहाँ तक इंसाफ की बात आपने की कि ये किताबों में अच्छा लगता है, यकीनन दुनिया में जो है ये निज़ाम मौजूद है, जो फलाई रियासत की निज़ाम है वो दुनिया के अंदर मौजूद है, जहाँ इंसाफ मिलता है और जहाँ कानून की बालादस्ती हो और जहाँ कानून सबके लिए एक जैसा हो तो यकीनन वहाँ पर जो है लोगों को रिलीफ भी मिलता है और इस निज़ाम में जीने में मज़ा भी आता है। बिल्कुल ऐसे। यहाँ पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती के साथ ये हुआ है कि इस सिस्टम को जो है एक तबके ने यरगमाल बनाया हुआ है और वो तबका जो है वो आपको ताजर की शक्ल में भी मिलेगा, माजरत के साथ सनतकार की शक्ल में भी मिलेगा, जागीरदार की शक्ल में भी मिलेगा, वडेरा सरदार की शक्ल में भी मिलेगा। इस तबके ने इस निज़ाम को यरगमाल बनाया और इस निज़ाम के अंदर जो लीकेज है जिससे ये लोग फ़ायदा उठाते हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश नहीं की गई है, जिसकी वजह से आज हम मुख्तलिफ सूरत हाल से जो है गुज़र रहे। महंगाई बिल्कुल है, लेकिन अगर आप 18वीं तरमीम के अंदर यकीनन वफाक का जो है बिजली का बिल हो गया या पेट्रोलियम के हवाले से जो चीज़ें हैं वो यकीनन वफाक के पास मौजूद है और वफाक के अंडर है। लेकिन अगर आप 18वीं तरमीम में ये ज़िम्मेदारी देख ले, ख़ास तौर पर जो मार्केट का रेट चेक करना हो गया, उस पर कंट्रोल करना हो गया, वक्त पे गंदम की सप्लाई करना, वफाक से लेना, ये सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है जो बदकिस्मती से पूरी नहीं हो रही है। अगर आप डीसी का दफ्तर का दौरा कर ले तो वहाँ आपको एक इदारा जो है वो ज़्यादा फ़ाल नज़र आएगा जो ज़मीनों से जो है ना मुंसलिक होता है, जो ज़मीनों से उनका ताल्लुक़ होता है, जहाँ पटवारी तहसीलदार बैठा होता है वो आपको बड़ा फ़ाल नज़र आ रहा होगा, क्योंकि उसके अंदर उनको जो है ना दफ्तर में बैठे बैठे जो है वो सारी करप्शन और सारी चीज़ें उनको मिल जाती है, जिसको आप आम ज़बान में दिहाड़ी कहते हो, वो दिहाड़ी मिल जाती है उनको। जो बेसिक बुनियादी जो उनकी जिम्मेदारियाँ हैं, जो मार्केट में जो है ना रेट के ऊपर कंट्रोल करना, जो वहाँ की ड्यूटी है वो पूरी नहीं हो रही। तो ये 18वीं तरमीम के अंदर देखे, जब ये सूबाई खुद मुख्तियारी के नाम पर ये 18वीं तरमीम ली गई है तो यकीनन जहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वहाँ उनकी ज़िम्मेदारी है, जहाँ पीपल पार्टी की हुकूमत है वहाँ उनकी ज़िम्मेदारी है। 13 साल से कराची का मिसाल मैं दूंगा, सन का मिसाल मैं दूंगा, जहाँ पर 13 साल से मुसलसल पीपल पार्टी की गवर्नमेंट है और यकीनन जो है अगर हम 13 साल की कारकर्दगी पर नज़र डालें, हमारी 2.5-3 साल की कारकर्दगी पे तो बड़ी बातें होती है। पहला वज़ीर आज़म है पाकिस्तान का जो डायरेक्ट आवाम से जो है आवाम के सवालात का जवाब दे रहे, पहला वज़ीर आज़म है कि जो इस वक्त जो है आवाम के लिए जो है ना बैठ के और उनकी जो है ना सवालात का जवाब दे रहे और उसमें जो भी शिकायत और गिले जो है वो हो रहे उसका बाकायदा तौर पर तफसील के साथ उसकी माजी की सूरत हाल को भी सामने रखते हुए, जिस तरह जो है अभी हज़रत ने कहा कि जी जिस तरह हमारी जो माशी सूरत हाल है बैन अल-अक़वामी सतह पर, जो डॉलर की सूरत हाल है और जो रुपये जो है ना नीचे और ऊपर हो रहा है, तो यकीनन उन सारी चीज़ों का जवाब देना एक आम आदमी को बैठ के जो है ये भी एक नई, इसको आप तब्दीली कह सकते हैं कि एक नई रवाज है सियासत के अंदर, एक नया रस्म है जो हम तहरीक इंसाफ के ज़रिए जो है लोगों को जवाबदेह भी है। तो यकीनन महंगाई की सूरत हाल है, निज़ाम दुरुस्त होगा, टाइम लेगा, बहुत से जगह पर प्रॉब्लम्स है, माफियाज है, चीज़ों को कंट्रोल कर चुके हैं। यानी एक रिलीफ जो है पाकिस्तान की आवाम को जब डीजल पेट्रोल की कीमतें कम हुई दुनिया के अंदर तो एक रिलीफ दी गई थी, लेकिन उस रिलीफ को जो है वो आवाम तक नहीं पहुंचा, माफियाज के अंदर अच्छा माफियाज की कंट्रोल बेशक हम कर रहे हैं, इसलिए हम कर रहे हैं, उसके ऊपर जो है ना काम हो रहा है, लेकिन ये इतनी आसानी के साथ जो है ना आप 40 साल या 50 साल की जो गठजोड़ है ब्यूरोक्रेसी, लेकिन मौका ज़ाया कर देते हैं ना सुभान भाई। मसला ये है कि जब पेट्रोलियम के हवाले से जिसकी अभी आपने निशानदेही की ना कि कमी हुई, ये पास ऑन करते, लोगों तक फ़ायदा पहुँचाते, अब उनके खिलाफ रिपोर्ट बनाकर आई, अब वो कैबिनेट में बैठे हुए लोग अंदर की कहानी है, बल्कि अब तो लोगों को सब पता होता है, अंदर बाहर की कहानी तो कोई नहीं रह गई।
जब वो रिपोर्ट आई है अदालत के कहने पे उसको शाया करें, उन लोगों के नाम सामने लाएं, उन कंपनीज के बारे में बताएं, तो फिर खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। नहीं ऐसी तो बात लोग ये नहीं, सवाल करेंगे नहीं, फेडरल बिल्कुल कैबिनेट के सवाल अंदर है, आपके उजरा खड़े बिल्कुल होकर 4 लोग सवाल ऐसे है, थे बिल्कुल जिन्होंने कहा सवाल कि है, जी इसको ना बिल्कुल पब्लिक सवाल है। करें। इससे पहले भी जो है एक रिपोर्ट आई है जिसको पब्लिक भी किया गया और जिसके अंदर जो है ना जिसके ऊपर काम किए गए, जो चीनी स्कैंडल और यह वाला, उसमें भी हमारे जो है ना बहुत से साथी जो है ना इन्वॉल्व रहे चीज़ों के अंदर और उसकी बाकायदा इंक्वायरी हुई इसमें भी कर देते हैं और इसमें भी होगा। अच्छा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। ये आप यकीन रखें कि इमरान खान की मौजूदगी में चाहे कोई भी हो, उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ की 21 साल की ज़िंदगी हो या 4 महीने की ज़िंदगी हो, वो करप्शन में और एहतिसाब में बच नहीं सकता है। जी हाजी साहब फरमाइए। अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब लोगों ने यरगमाल बनाया हुआ है, बात तो सही है कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ लॉबीज बनी हुई हैं, ऑयल माफिया, फलाना माफिया, ये वो लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब हुकूमत क्या करे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है तो वो उनका कोई रिप्लेसमेंट यहाँ पर मौजूद नज़र नहीं आता। जैसे ऑयल माफिया की अगर बात कर लें, बाहर वाले अगर चले जाएंगे तो फिर आपके पास कौन लोग रह जाएंगे, ये फरमाइए। नहीं देखिए, जैसे भाई साहब ने कहा कि हमारे यहाँ करप्शन है, मैं एक अच्छी बात करता हूँ कि पहले हमारे यहाँ करप्शन जो था ना हाई लेवल पे था। फर्स्ट टाइम ये हुकूमत आई है कि हमारे यहाँ करप्शन की दलीलें दी जाती थी कि ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मगर अब मेरी नज़र में जो मैं 1.5 साल 2.5 साल से देख रहा हूँ कि हाई लेवल पे कोई करप्शन नहीं है। अच्छा। और नो डाउट के निचले तबके में करप्शन है और वो करप्शन जैसे आप आसान नहीं है कि उस करप्शन को निचले लेवल पे आप ख़त्म कर सके। तो नो डाउट के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और सिटिंग कैबिनेट मुसलसल वो कोशिश में लगे हुए हैं कि मुल्क में करप्शन कैसे ख़त्म हो। जैसे आपने देखा कि करप्शन की जड़ 50 साल है और उस जड़ को आप समझते हैं कि हमारा बच्चा बेटा होता है वो बिगड़ जाता है तो सुधारने के लिए भी कुछ टाइम लगता है। तो ये मुल्क की भी ऐसी ही मिसाल है कि मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह इस हुकूमत को टाइम मिला तो मुझे उम्मीद है, मेरे रब से मेरी उम्मीद है कि हमारे मुल्क में इंसाफ और करप्शन का बोलबाला नहीं रहेगा और वो जड़ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, करप्शन खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो महंगाई को कैसे काबू करेंगे? महंगाई को देखिए, आपको बताऊं, महंगाई मैंने पहले भी महंगाई के ऊपर आपने मेरे सवाल किया। महंगाई देखो, रूटीन महंगाई आप देखें कि 10% या 15% या 8%। अभी आपने देखा कि जनवरी में तो महंगाई 5.5% रही है। अभी आपने रिपोर्ट देखी होगी। स्टेट बैंक के गवर्नर से सवाल किया ना कि बताएं कि ये सस्टेनेबल है आपके लिए, जब डिस्काउंट रेट आप जो है उसको मेंटेन तो कर लिया गया लेकिन आगे तो इन्फ्लेशन के नंबर बढ़ जाएंगे ना, फिर कैसे वो करेंगे? देखिए आगे जवाब कोई नहीं है। देखिए डिस्काउंट रेट की बात आपने छेड़ी ना, मैं आपको डिस्काउंट रेट के ऊपर बात करूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से है और मेरा 40 साल से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से बिजनेस है। और आपने देखा कि लास्टली आपने देखा कि मार्कअप रेट 13% था। अब 13% से मार्कअप को रेट को आप देखें कि हुकूमत ने या मिनिस्ट्री फाइनेंस ने या स्टेट बैंक ने या फेडरेशन ने या चेंबर ने, फेडरेशन और चेंबर ने बहुत बड़ा इसमें रोल अंजाम दिया और आपने देखा कि वो 7% मार्कअप रेट केबो रेट आ गया। अब 7% केबल रोड से जैसे आप कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी में आप यह कहें कि अगर जो मैं 13% आपको लोन पे इंटरेस्ट देता हूँ और प्लस बैंक की कमीशन तो 16% एवरेज हो जाता था। तो 16% अगर जो 16% मैं गवर्नमेंट को दूँ, 35% मैं टैक्स भी दूँ, तो कौन सा ऐसा बिजनेस है कि मैं पैसे लगा के पैसे कमा सकूँ? तो अब वो बिजनेस नहीं चल सकते थे, सब बिजनेस स्लॉप हो गए। अब आपने देखा कि जब से ये इंटरेस्ट रेट 7% हुआ है तो लोगों ने नए नए प्रोजेक्ट लगाना शुरू कर दिए। नो डाउट कि हमारे यहाँ जो कराची का जो माहौल है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हमारा साइट में या कोरंगी में ऐसा नहीं हो सकता कि भाई इंडस्ट्रियल लैंड ही हमारी इतनी कॉस्टली है, लिहाजा इसीलिए हुकूमत चाह रही है कि नए नए इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाए। मगर सिंध में भी एक जोन बनाया गया है धाबेजी पे, मेरे ख्याल में वो भी जोन अब आगे बढ़ेगा और दूसरे आपने देखा कि दूसरे सूबों में भी इंडस्ट्रियल जोन बना। तो ऐसा नहीं है कि अब इंडस्ट्रियल हमारा रुक गया है। मेरे ख्याल में जो अभी 4-6 महीने से मैं देख रहा हूँ कि हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ रहा है और मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में और बढ़ेगा। देखो हम लोग, हमारे यहाँ बिजनेसमैनों के पास फंड्स है। फंड्स का मतलब कि सही इस्तेमाल करने के लिए उनके पास फंड, आपने ये देखा कि लास्टली कि फंड की मैं एक दलील ये देता हूँ कि आपने ये सर्वे करें कि 1 जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2020 तक बैंकों की डिपॉजिटें कितनी बढ़ी है। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हाईएस्ट बैंक की डिपॉजिट बढ़ी है। तो ये डिपॉजिट बढ़ने की वजह क्या है कि लोगों के पास पैसे है और बिजनेस नहीं था। तो मेरे ख्याल में अब देखिए
अब देखिए बैंकों में आपको 10% बैठे बैठे मिल जाए या 11% मिल जाए तो आप इसीलिए तो क्यों डिपॉजिट बढ़ रहे हैं। तो आप क्यों बिजनेस करेंगे? अब नहीं मिल रहा ना। अब जब से स्केबोर रेट 7% हो गया तो बैंकों का एवरेज इंटरेस्ट रेट भी आपने देखा है कि बैंकों का एवरेज इंटरेस्ट रेट भी 5% हो गया है। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल में लोग अब ये समझते हैं कि अगर जो महंगाई 10% बढ़ती है और मुझे 5% इंटरेस्ट मिलता है तो क्यों ना मैं बिजनेस में जाऊं। तो मेरे ख्याल में ये कल्चर नहीं, ये बात तो बहुत पहले समझा चुके हैं कि आप कर दें और कम कर दें डिस्काउंट रेट को। नहीं कर सकते ना, देखिए ना डिस्काउंट रेट इतना भी आसान नहीं था हाँ, कि नहीं है आसान, वही तो हम बात है IMF के साथ भी फंसे हुए थे। तो ये तो कोरोना आ गया, इस वजह से IMF ने भी रिलैक्स दे दिया, नहीं तो उसमें भी हमारी कंडीशनलिटी थी कि हम इतना डिस्काउंट रेट को नीचे नहीं ले जाएंगे, नहीं कर सकते थे। तो मेरे ख्याल में फिर भी अभी भी जो डिस्काउंट रेट है इसको स्टेबल रहे, अगर जो 2021 तक पूरे साल स्टेबल रहे तो मेरे ख्याल में हमारी इकोनॉमी बहुत ही डेवलप होगी। और दूसरा मैं एक बात ये बढ़ा रहे हैं, उससे क्या करेंगे? पेट्रोल की प्राइस से मैं एक दूसरी एक बात कर दूं, देखिए पाकिस्तान में ये मौका मुझे मिल गया है कि पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हाउसिंग लोन की मैं बात करना चाहता हूँ। ये देखिए कि हाउसिंग लोन में जो सीटिंग हुकूमत है, आपने देखा कि पहले हाउसिंग लोन आप लेने जाते थे तो बैंकर आपको 4 साल की 5 साल की हाउसिंग लोन देता था। अब छोटा आदमी एक 4 साल या 5 साल की हाउसिंग लोन ले और उसने 20 लाख लोन ले लिया है तो उसकी ताकत ही नहीं है कि मंथली इंस्टॉलमेंट दे सके। तो लिहाजा हुकूमत को हम बोल बोल के थक गए और स्टेट बैंक ने और हुकूमत ने मान लिया कि अब 20 साल 25 साल की हाउसिंग लोन हो रही है। नो डाउट के नए घर बनाने की जो हुकूमत की पॉलिसी है और कितने प्रोजेक्ट पाइपलाइन पे है। हम लोग भी एक प्रोजेक्ट के ऊपर देख रहे हैं कि 1000 फ्लैट हम नया पाकिस्तान में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में देखिए ना कि अगर जो आपकी तनख्वाह 20,000 रुपये और आपकी 6,000 या 5,000 की किस्त है, आप तो बर्दाश्त कर सकते हैं। आपकी तनख्वाह 20,000 और 20,000 किस्त है तो कहाँ से बर्दाश्त करेंगे? तो मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में जो लॉन्ग टर्म हाउसिंग लोन की फैसिलिटी जो गवर्नमेंट ने की है वो भी मेरे ख्याल में छोटे लोगों की जो हाउसिंग की डिमांड है वो भी अच्छी है और इनको भी छोटे छोटे घर बन जाएंगे। नो डाउट 2-3 साल लगेंगे, 2-3 साल लगेंगे। लेकिन अभी एक और भी सवाल है जैसा वो भी आपके सामने रखेंगे ना, जब लोगों की कैपेसिटी नहीं होगी, मार्कअप इतना ज़्यादा होगा और तो कैसे लोग फिर किसी भी स्कीम की तरफ जाएंगे, कैसे परस्यू करेंगे? ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं छोटी सी, उसके बाद इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। ज़रा ये भी रास्ता समझाइए कैसे मुमकिन है। ब्रेक लेना है, वापस आएंगे, आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ मौशी मामलात के हवाले से, सियासी मामलात के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी। गुज़िश्ता रोज़ जो खान साहब की जो एक राब्ता मुहिम थी, ये जो इंटरेक्शन था आवाम के साथ, इसकी मुनासबत से थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है। सुभान अली साहिल साहब तशरीफ़ फरमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनसे इस बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जी सुभान भाई फरमाइए, अब जो कुछ होता रहा उसकी आपने निशानदेही कर भी दी, सूबाई हुकूमतों के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी है, लेकिन जो दीगर अवामी मसाइल हैं जिसके ऊपर ये दावा किया जाता था कि इनको हल करने के लिए इनकलाबी इक़दाम किए जाएंगे, 90 दिन के अंदर वो तब्दीली आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी, वो कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब लोग ये सवाल करते हैं कि देखें, सारी की सारी जिम्मेदारी माजी की हुकूमतों पर डाल देना, ये तो एक रिवायत हमारी रही है, पिछली हुकूमतें भी पिछले अदवार में यही करती आई हैं। वो जो कुछ होता आया पिछली हुकूमतों का किया धरा है, इसकी वजह से नुकसान हो गए। क्या ये कभी सिलसिला ख़त्म हो सकेगा? दूसरा ये, लोग ये जानना चाहते हैं कि जो आए दिन अपोजिशन के ख़िलाफ़ बयान देने का जो एक सिलसिला है, किरदार कशी है, क्या इससे बात आगे बढ़ सकेगी? ये ज़रा फरमाइएगा। देखिए, किरदार कशी की तो मैं बात नहीं करूँगा, बिल्कुल किरदार कशी नहीं है, बल्कि हकीकत जो है वो सामने रखा जा रहा है लोगों के सामने। जो माजी में कर चुके हैं, जो इस मुल्क को तबाही की तरफ धकेल चुके हैं, इक़्तिसादी तौर पर, माशी तौर पर, तालीमी तौर पर, हर शोबे के अंदर जो है पाकिस्तान को जो है तबाह बर्बाद किया गया। बैनुल-अक़वामी सतह पर आपकी खारिजा पॉलिसी हो, दाखिला पॉलिसी हो, सरहदों की जो है ना
जो सूरत हाल रही है इस मुल्क के अंदर, जैसे ब्लैक वाटर जो है इनकी हुकूमतों में बगैर वीज़े के मुल्क के अंदर घूमते थे, लाहौर में बेगुनाह लोगों को कत्ल करके और आराम से जो है ना इस मुल्क से निकल जाते थे, और जिस तरह हमारे मुल्क के लोगों को जो है ना बड़ी जो है ना आसानी से जो है ना पकड़ के उनके हवाले कर दिया जाता था। तो ये सारी जो आपके मुल्क के अंदर जो है अंदरूनी जो है बैरूनी जो कुव्वत है, अंदरूनी और बैरूनी, जिनकी गठजोड़ से इस मुल्क को जो है इक्तिसादी तौर पर भी नुकसान हुआ, और बैनुल अक़वामी सतह पर जो आपका मुकाम था, जो इनकी जिम्मेदारी थी आपको दिलाने के लिए, पाकिस्तान को जो मुकाम था उसको जो है ना दिलाना जो है इनकी जिम्मेदारी थी, सब में ये नाकाम हो चुके हैं। आज जब हम उसको डिस्कस करते हैं या इनकी माजी का जो है ना चेहरा इनको दिखाते हैं, तो इनको ये दूसरा रुख देते कि जी ये जो है किरदार कशी हो रही है और ये हमारे खिलाफ जो है ना एक प्रोपेगेंडा हो रहा है और ये ज्यादती हो रही है, नाजायज़ हो रहा है, जबकि आम आदमी समझ चुका है कि इनका किरदार क्या आ रहा है। दूसरी तरफ यकीनन जो है वक्त लगेगा चीज़ों के ऊपर, जो चीज़ें बिगड़ चुकी है और आपने खुद बिगाड़ी हो उसको जो है सही करने में, और वो बिगाड़ पैदा करने वाले अभी भी मौजूद है, आपको इदारों के अंदर मौजूद है। अच्छा, ये जो एपीडीएम आपको नज़र आ रहा है स्टेज के ऊपर, जो सियासी शक्लें नज़र आ रही है, सिर्फ ये नहीं है, इसके बैकग्राउंड पे पूरा वो सिस्टम है, वो लोग हैं जो इस मुल्क को लूटते रहे, और उनको ये यकीन हो चुका है कि अगर इमरान खान कामयाब हो गए तो यकीनन इसके बाद जो नंबर आएगी वो सब की आएगी, नंबर लगेंगे, एहतसाब होगा, हिसाब किताब होगा, जिसने जिस जगह पर भी लूट मार की उससे हिसाब किताब होगा। तो ये सिस्टम एक साथ खड़ा हुआ है, इनको सामने रख के इसके पुश पे जो लोग खड़े हैं वो एक साथ खड़े हुए, यकीनन उसके अंदर जो है तकलीफ भी है, परेशानी भी है, और आगे बढ़ने में दिक्कत भी हो रही है, आपके कामों में रुकावट भी पैदा हो रहे, अच्छे फैसले करने में कानून के हिसाब से भी जो है ना यहाँ स्टे ऑर्डर लिया जाता है, आपको चैलेंज किया जाता है, कोर्टों को भी देख रहे, इदारों को भी देख रहे, और उन तमाम लोगों को भी गिरफ्त में ला रहे जो रुकावट बन रहे। तो ये सूरत हाल ज़रूर है कि जिस तरह जो है ना मेरे भाई ने कहा कि 2, 2.5, 3 साल के अंदर जो है आपको इस वक्त जो है एक तरक्की की राह पर जो है ना गामजन कर दिया, कोशिश की जा रही है कि आप तेज़ी के साथ जो है आपके इक्तिसादियात और आपका जो मार्केट के अंदर पाकिस्तान का जो प्रोडक्ट है वो पहुंचे और डॉलर आपके मुल्क के अंदर आना शुरू हो जाए। जब तक आपका माल इस मुल्क से बाहर नहीं जाएगा, बिकेगा नहीं बैनुल अक़वामी मार्केट में, उसका मेयार नहीं बढ़ेगा और आप उसको सपोर्ट नहीं करोगे, ताजर को जो है आप जो है सपोर्ट नहीं करोगे, उसको सहूलतें नहीं दोगे, उसकी सरमायों को महफूज नहीं करोगे, यानी वो जो डकैत और लुटेरे और जो हर सतह पर जो है एक ताजर के सर पे खड़े हो जाते हैं सिस्टम के अंदर और उसको आगे नहीं बढ़ने देते, तो ये सारी चीज़ें और ये आसानियाँ पैदा करना उस तबके के लिए जो मुल्क की इक्तिसादियात को बढ़ाते हैं, जिसका नाम ताजर है, और वो मुल्क के इक्तिसादियात को जो है वो बढ़ाते हैं और लोगों को रोज़गार देते हैं। जब उसको आप रिलीफ दोगे और रिलैक्स करोगे तो वो आगे की तरफ बढ़ेगा और सहूलतें जैसे सियालकोट के अंदर जो है, फैसलाबाद के अंदर जिस तरह सहूलतें दी गई है और वहाँ बड़ा जो है ना उसके अंदर जो है इजाफा हुआ, कारोबार के अंदर बिजली की शक्ल में रिलीफ दी गई है। जब तक आप ये चीज़ें नहीं करोगे और उनको सिर्फ जो है ना अपनी प्रॉपर्टी समझोगे और उनके ज़रिए जो है ना अपने पार्टियों को चलाओगे, अपने घर के खर्चे चलाओगे, उनके माथे पे पिस्टल रख के जो है ना उससे काम करवाओगे, तो यकीनन ये सारी चीज़ें जो है ये परेशानियाँ इस हुकूमत के सामने हैं। फिर उसके साथ साथ जो है ना एक और जो मैंने पहले भी जिक्र किया, जो बदकिस्मती से जो है ना इस मुल्क के अंदर जो है पार्लियामेंट के अंदर हो चुका है 18वीं तरमीम, यानी आपने सरदारों को इख्तियार दिया गरीबों की जो है ना मुस्तकबिल का और गरीबों की जो है ना जो उसका कारोबार है उसका जो है ना आपने सरदार और जागीरदार को इख्तियार दे दिया। 12 साल जो है ना मुसलसल 12.5 साल मुसलसल सन के अंदर जो है पीपल पार्टी की गवर्नमेंट है। बिल्कुल जी, जब कोई सन के ऊपर बात होती है तो पक्का जो है कौम परस्त बन जाता है, वो जेएम सैयद से भी ज़्यादा सख्त लहजा इस्तेमाल करना शुरू कर देते, उसमें सिर्फ संधी शुरू हो जाते। लेकिन अगर आप तर्क हालत देख ले, सबसे बड़ा जो है इलाका जो आपके जो है ना सूबे को, आपके बल्क को जो है ना कोयले की शक्ल में जो है ना इक्तिसादी तौर पर जो है ना मदद करता है, उस तरह की हालत आप देख ले कि वहाँ जो है ना बच्चे जो है गज़ा ना होने की वजह से वो अपनी जो है ना जिंदगी जो है वो बैनुल अक़वामी मेयार की सड़कें वहाँ पर हमने बना दी हैं। सड़कें देखें, ये जब आप माशरे के अंदर तालीम नहीं दोगे, माशरे को जो है रोज़गार नहीं दोगे,
तो सड़कें तो बनती जाएगी, उसमें अच्छा, से वहाँ तो इनकी पीने जो है का ना साफ पानी सबसे बड़ा 1.5-2 करोड़ की गाड़ियां तो उनमें से जरूर इनकी गुजरेगी, लेकिन गरीब का ठेला जो है उसको तो सर पानी चाहिए, ऐसा ही है। उसके जानवर को तो मीठा पानी चाहिए, उसके जानवर को तो जो है ना वहाँ खुराक चाहिए, उसको रिहाइश के लिए जो है ना छत चाहिए। झोंपड़ियों में जो है ना आज तक जो है ना इस जदीद दौर के अंदर के अंदर जो है ना लोग जिंदगी इसी तरीके से आप जो है ना आगे पूरे सन का जो है ना लड़काना का, जैकबाबाद का, ये सारी सूरत आप देख ले। फिर कराची की सूरत आप ले गए, 13 साल के अंदर वाटर बोर्ड आपके पास है, सारे इदारे आपके अंडर है, सिटी गवर्नमेंट के टोटल इख्तियारात अपने अपने पास रखे हुए। कराची में पानी नहीं मिल रहा है लोगों को, साफ सुथरा पानी मिलने के लिए जो है ना लोग तरस रहे। सफाई सुथराई आप कराची की देख ले, कचरे का ढेर बना दिया 13 साल के अंदर। इसी तरीके से तालीमी इदारे देख ले, क्या माजी में मतलब ये जो कराची की तालीमी इदारों से जो डॉक्टर, इंजीनियर और जो ताजर और जो बड़े बड़े लोग पढ़ के, यही सरकारी स्कूल थे, यही आपके पड़ोस में जो ना यही नेशनल कॉलेज था, जिससे बड़े बड़े आलिम निकले, बड़े बड़े सनतकार निकले, डॉक्टर निकले, इंजीनियर निकले। यही यूनिवर्सिटी थी जो पूरी कराची पाकिस्तान के अंदर जो है 1 नंबर पर थी। उसको आपने क्या बना दिया, सिर्फ बिल्डिंगें बना के उसमें जो है करप्शन का जो है ना कमीशन लेके और अरबों रुपए की जो है ना प्रोजेक्टों में करोड़ों रुपए की जो है ना करप्शन लेके सिर्फ वो बिल्डिंगें और रोडें दिखानी नहीं होती है। एक कौम को खड़ा करने के लिए उसको तालीम देना पड़ेगा आपको, उसको माशी तौर पर मजबूत करना होगा, इसको अखलाकी तौर पर मजबूत करना होगा, ताकि आगे चलकर वो अपनी मुल्क की खिदमत कर सके। तो इस 18वीं तरमीम की वजह से जो नुकसान हुआ है, सबसे बड़ी रुकावट जो आपको वफाक को जो है ना, वफाक की हुकूमत को जो रुकावट आ रही है, हम क्या करना चाहते हैं कराची में? अगर हम कोई प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं, आइंदा मुस्तकबिल में कराची को बेहतर बनाना चाहते हैं, या अगर सन के अंदर हम कोई ऐसा काम करना चाहते हैं कि जिससे जो है ना आम आदमी को रोजगार मिले, उसकी ज़िंदगी में बेहतरी आए, और वो वहाँ आके जो है ना 18वीं तरमीम आड़े हाथों उसके अंदर आ जाए और चीखना पुकारना शुरू हो जाए, और फिर मरसू मरसू और सन्ना देसू की नारे लगना शुरू हो जाते, तासुबी नारे असम्बली के अंदर तासुबी नारे शुरू हो जाते। कराची इस मुल्क को चलाता है, कराची का जो है बहुत बड़ा हिस्सा है इस मुल्क को चलाने में। अगर कराची के बच्चे को आप महरूम रखे तालीम से, रोजगार से, और कराची के अंदर तमाम जबान बोलने वाले जो है वो कराची के अंदर मौजूद है और अभी से नहीं है, शुरू से जी पूरा पाकिस्तान है। तो इस सूरत हाल में यकीनन तहरीक इंसाफ की हुकूमत को प्रॉब्लम है, बारी अक्सरियत के साथ है नहीं, कानून साजी कर नहीं सकती है, रुकावटें कड़ी कर दी जाती है। वो कानून साजी जो नहीं हो रही जिससे ये फ़ायदा उठा रहे, और माशाल्लाह जो है केसेस के बावजूद, ज़मानतों पे रहने के बावजूद, बड़े बड़े जो है ना पगड़ियाँ बांध के और 500,000 लोगों की जलसे से खिताब करके और बड़ी बड़ी बातें कर लेते। आप अंदाज़ा इस बात से लगा ले कि आलिम में मौलाना फजल रहमान साहब क्या उसका कारोबार क्या है, और उसकी जायदादें देख ले आप सर, उनकी जायदादें आप देख ले तो आप हैरान हो जाओगे कि उसके बंगले देख ले, उसकी जरी ज़मीन देख ले, उसकी जो है ना और चीज़ों के ऊपर अगर आप गौर कर ले तो मदरसों से पढ़ाने से जो है इतना बड़ी जो है ना अगर दौलत जो है ना आ रही है, मामला दूसरी तरफ तो दूसरी तरफ से जरूर जाएगा, क्योंकि चीजें ऐसी है। ऐसी है, ये बात सही है कि मामला दूसरी तरफ नहीं जाएगा। इन्होंने एक बात और ऐड नहीं की कि देखिए कराची एक बहुत बड़ा शहर है पाकिस्तान का। कराची की पॉपुलेशन मेरे हिसाब से आज 3 करोड़ है, ऊपर हो गई। और आप देखें कि इन्होंने क्या चालाकी की हुई कि इलेक्शन के नंबर के लिहाज से कराची की तो पार्लियामेंट की सीटें बढ़नी चाहिए, सूबाई असेंबली की बढ़नी चाहिए। देखिए ना हमारी पॉपुलेशन का 17% कराची है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को बार बार ये चाहिए कि पीटीआई को भी चाहिए, दूसरी जो भी सिंध की जो सिंध में पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं उसमें ये जो काउंटिंग है ना वो फिर से होनी चाहिए, बार बार नो डाउट। एक मुस्तफा कमाल साहब और ये और कोशिश कर रहे हैं कि जमात इस्लामी भी कर रही है, पीटीआई को भी इसके ऊपर सख्ती से और कोशिश करनी चाहिए कि ताकि लोगों को देखे ना ये चेंजेस होगी ना ऑटोमेटिकली जो सिंध का मसला है ना, कि सिंध का मैं क्लियर नहीं कहता कि सिंध का मसला ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है।
ये ज़रूरी आपने यकीनन बिल्कुल ये ठीक कहा। बड़ी मतलब है जी। कि मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि कराची के साथ जो है ना मर्दमशुमारी के अंदर हाँ, बड़ी ज्यादा हुई, बड़ी जाती हुई है। 3.3 करोड़, बल्कि मैं इससे बढ़कर इसको कह सकता हूँ कि सकता हूँ, बड़ा मैं भी- हक बनता है हमारा कि कराची की जो सूबाई हल्कों के अंदर जो इजाफा होगा, बल्दियाती निज़ाम के अंदर, यूसिस के अंदर, और नुमाइंदगी जब उसकी असम्बलियों के अंदर बढ़ेगी, और कराची जो है वो दिल है इक्तिसादी पाकिस्तान का। अगर इसको इसकी जो है ना नसों के ऊपर हम जो है ना हाथ रखेंगे तो यकीनन पूरे मुल्क को तकलीफ होगा तकलीफ इससे, होगी, बिल्कुल और ठीक है। पूरा मुल्क जो है इक्तिसादी तौर पर कमज़ोर होगा। यहाँ का ताजर, यहाँ के लोग मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान के साथ, और हमेशा जो है पाकिस्तान के हक में गए, और माजी से लेकर अब तक जितनी भी तहरीकें जो है ना जमहूरियत के लिए चली, वो कराची शहर से चली है, बिल्कुल। चाहे वो डिक्टेटर के खिलाफ हो, चाहे वो जमहूरी डिक्टेटर के खिलाफ हो। जो भी फैसला पाकिस्तान के अंदर इक्तिसादी तौर पर मुल्क की जो है ना बकार सलामती का गलत फैसला आया, उसके खिलाफ कराची का नौजवान, कराची का बुजुर्ग, कराची की माँ बहनें बाकायदा उस तहरीक के लिए निकली, और पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए निकली, और उन कुव्वतों के साथ, उन पार्टियों के साथ हमेशा रही है। बदकिस्मती से कुछ अरसे ज़बरदस्ती ज़रूर यरगमाल बनाया गया, लेकिन वो उन कुव्वतों के साथ हमेशा रही है जो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जनाब। अभी बताइए, कारोबारी हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए, चंद लम्हात हमारे पास हैं। कैपिटल मार्केट। हाँ, कैपिटल मार्केट के हवाले से बात करना ज़रूरी है, क्योंकि अब मार्केट को हम देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर बात की जा सकती है, बड़ा तफसीली प्रोग्राम होगा, लेकिन मुख्तसरन ये कि अभी जो सूरत हाल है इसमें कुछ बेहतरी नज़र आई है, क्योंकि पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसकी वजह से बड़ी अनसर्टेनिटी जो है वो फैल जाती है, और मार्केट के लिए अनसर्टेनिटी जो होती है ना, वो जो गैर यकीनी की सूरत हाल जिसको हम कहते हैं, वो बड़ी ख़तरनाक हो जाती है। फरमाइए। देखिए, आपने कैपिटल मार्केट की बात की, आपने ये देखा कि करंटली 2000 यही जो साल गुजरा है उसमें आपने देखा कि अप्रैल में कैपिटल मार्केट का इंडेक्स जो था उससे 30% इंडेक्स 31 दिसंबर को बढ़ गया। उसकी वही वजह, मैं फिर वही वजह कहता हूँ कि डिस्काउंट रेट में कमी एक वजह है। ठीक है। दूसरा, डिस्काउंट रेट कमी से आपने देखा होगा कि जो भी कंपनियों के बैलेंस शीट है वो आप रिसर्च करें कि उनका फाइनेंशियल कॉस्ट में कितने फ़र्क आए हैं। तो मेरे ख्याल में एक बैरोमीटर देखिए ना, एक अगर जो कैपिटल मार्केट है ना, ये मुल्क का बैरोमीटर होता है। ठीक है। और आप देखिए कि कैपिटल मार्केट अच्छी चल रही है, नो डाउट। अभी लास्टली हमने 4-6 दिन आगे हाईएस्ट ट्रेडिंग का भी रिकॉर्ड किया, और आपने देखा कि कंपनियां भी अच्छी चल रही है, डिविडेंड भी अच्छे आ रहे हैं, और पाकिस्तानी बैंकिंग और सीमेंट इंडस्ट्री के आप करंटली जो फाइनल अब रिजल्ट आएंगे या बैंकिंग के आप देखोगे तो अगले साल से उनकी इनकम में करीबन 25 से 30% की बेहतरी है। तो मैं ये नहीं कहता कि कैपिटल मार्केट नहीं चल रही है। कैपिटल मार्केट के डेवलपमेंट के लिए कैपिटल मार्केट का सबसे बड़ा मसला क्या है कि कैपिटल मार्केट में एक हमारी बहुत ही डिमांड है कि कैपिटल गेन की सिस्टम को चेंज किया जाए। अगले साल हमने फेडरेशन, चैम्बर और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से मिल के मिनिस्ट्री फाइनेंस को ऑफिस एक हिसाब से जूम पे भी हमारी मीटिंग हुई। मुझे उम्मीद है कि इस साल हमारी जो कैपिटल मार्केट का जो भी कैपिटल गेन का मसला है, पाकिस्तान 5 साल हो चुके हैं हाजी साहब इस बात को करते हो हुए चुके हैं। देखिए ना, अब देखिए ना, फेडरेशन में भी एक बजट कमेटी बन गई जिसके हमारे चेयरमैन जकरिया उस्मान साहब है, और प्लस स्टॉक एक्सचेंज में भी जो अभी करंट एमडी आए हैं 8-7 महीने से, एमडी फारूक खान साहब, और जो चैम्बर के लोग हैं, हम सब मिलके इस साल इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि मिनिस्ट्री फाइनेंस को कायल करे कि कैपिटल गेन का जो पुराना प्रोसीजर था कि 8 साल या 10 साल पे नहीं लगेगा, 6 साल पे इतना लगेगा, 4 साल पे इतना लगेगा। अगर जो हमने कैपिटल गेन का प्रोसीजर चेंज किया तो इक्विटी मार्केट में लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट करके होल्ड करने वाले लोग बढ़ जाएंगे, और होल्ड करने वाले, देखिए अभी आप स्टॉक में भेड़ चाल चलती है। बिल्कुल सही। आपने देखा होगा, मैं कंपनियों का नाम नहीं लेता, तो 1-2 महीने से आप देख रहे हैं कि वो भेड़ चाल चल रही है कि उसी में ट्रेडिंग हो रही है, उसी में ट्रेडिंग हो रही है। तो वो कल्चर भी थोड़ा चेंज होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में मुझे उम्मीद है कि कैपिटल मार्केट अच्छी चल रही है। नो डाउट थोड़ा कैपिटल मार्केट में लिस्टिंग का प्रॉब्लम है, क्योंकि लिस्टिंग में जो नई कंपनी आती है और पुरानी कंपनी है, वो आप देखें कि एवरेज पुरानी कंपनियों की एसेट वैल्यू पे शेयर मतलब अच्छे मिलते हैं। पाकिस्तान में कल्चर में क्या है कि आप कहते हैं कि कितना % डिविडेंड मिलेगा, कितना % डिविडेंड मिलेगा। इंडिया में जाएं आप, मतलब वहाँ डिविडेंड की यील्ड पे इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वहाँ एसेट वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट होता है कि कंपनी की एसेट वैल्यू क्या है। जैसे महंगाई बढ़ती है तो पाकिस्तान में एसेट वैल्यू भी 10-15% बढ़ जाती है। अब एक इंडस्ट्री आपने 1 बिलियन की लगाई है तो दूसरे साल 1 बिलियन 10 करोड़ की हो जाती है लगा। तो मेरे ख्याल में दुनिया में कल्चर है कि इक्विटी मार्केट में या कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट है ना, वो एसेट वैल्यू पे होता है, मगर हमारे मुल्क में आज तक
किसी भी इन्वेस्टर, कोई भी इन्वेस्टर आता है, सर इसमें डिविडेंड मुझे कितना इसकी मिलेगा। बात करेंगे, रेगुलेशंस की बात करेंगे, ओवर रेगुलेटेड है मार्केट, क्योंकि देखिए, एक आम आदमी मार्केट में एक्सपोजर तो तब लेगा ना जब रेगुलेशन देखिए नो डाउट, अब देखिए अवर रेगुलेशन, अब आपने देखा कि पहले जैसे आपने कहा कि आउट क्राई सिस्टम थी, उसमें बड़ी डिफिकल्टियां थी। अब सिस्टम तो बहुत ही अच्छा है कि आप ट्रेडिंग करते हैं, विद इन 5 मिनट आपको मैसेज आ जाता है कि आपने ये सेल किया या बाय किया ये। और दूसरा आपने देखे कि सीडीसी की सिस्टम है, और ये भी मैं कहता हूं कि अब एक्सपोजर लिमिट की भी सिस्टम अच्छी हो गई है। अब इजीली नहीं है कि कोई मेंबर डिफॉल्ट हो जाए। आपने 2012 में देखा कि 15-20 मेंबर डिफॉल्ट हो गए, डिफिकल्टी आई, सेटलमेंट हुए। तो मेरे ख्याल में सिस्टम अवर रेगुलेटर से प्लस पॉइंट भी है, 100% उसमें माइनस नहीं है कि भाई आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपका एक्सपोजर होना चाहिए। अगर जो आप किसी मेंबर को आते, अब वो केस कल्चर भी खत्म हो गया, क्योंकि अब एफटीएफ और ये मनी लॉन्ड्रिंग और ये चक्कर चल रहे हैं, तो आपको पेज अकाउंट की पेमेंट मिलती है, पेज अकाउंट से आपको चेक देना है। तो मेरे ख्याल में इक्विटी मार्केट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो डाउट कि डे टू डे दुनिया में डे टू डे आप देखते हैं कि मॉडर्नाइजेशन डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो डे टू डे चेंजेस तो दुनिया में होती रहती है, और वो चेंजेस तो वक्त का तकाजा है। बिल्कुल ठीक है, मॉडर्न एरा के अंदर ये ज़रूरत है, और क्योंकि कंडीशंस इतनी सख्त हैं एफएटीएफ की कि अब बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको जो है वो क्लैरिफिकेशन आप देनी पड़ेगी। जी सुभान भाई, वक्त हमारे पास अब क्योंकि ख़त्म हो रहा है, अच्छी गुफ्तगू रही है आपके साथ, लेकिन ये ज़रा पीडीएम के हवाले से तो बताएं, बड़े पुरुमीद नज़र आ रहे हैं कि हुकूमत को जो है वो घर भेज देंगे। 31 तारीख दी थी लेकिन हुआ कुछ नहीं है, लेकिन आगे एक और शायद मुमकिन तौर पे कोई डेडलाइन दे दें, फरमाइए। देखिए पीडीएम का जो बेसिकली बनते वक्त जो एजेंडा था वो आम पब्लिक से उसका कोई ताल्लुक क्लियर नहीं था। ये तो सवाल हमने भी किया था कि इसका एजेंडा क्या है। उनका एक ही मकसद है कि सबका अपना अपना मकसद है उसके अंदर, ख़ास तौर पर दो सियासी बड़ी पार्टियों का, पीपल पार्टी का और मुस्लिम लीग नून का, कि उनके ऊपर जो केसेस है जो कि अभी इस गवर्नमेंट में नहीं बने, ये माजी के केसेस है, इनके ऊपर एक दूसरे के ऊपर खुद बनाते थे और 2.5 साल बाद एक दूसरे के खिलाफ जो है किसी के कहने पे लांग मार्च भी कर लेते थे। तो यकीनन जो है उनका एजेंडा जो है वो इस बुनियाद पर था ही नहीं कि लोगों के मसाइल के ऊपर बात करे या जो मुश्किलात है उसकी कोई गवर्नमेंट को तजवीज़ दे या कोई उसके खिलाफ जो है जद्दोजहद करे। तो नाकामी होना था, क्योंकि मकसद एक नहीं था, सबके अलग अलग मुफादात थे, अलग अलग कोशिश कर रहे थे। जैसे माजी में अगर आप मुशर्रफ के दौर में चले जाए तो मुस्लिम लीग नून ने उस वक्त भी तमाम सियासी पार्टियों को इस्तेमाल करके और आराम से एनआरओ करके अपने घर के तमाम सामान, मुलाजिम, सब कुछ जहाज़ में भर के जो है ना वो यहाँ से चले गए थे। वही लेके वो समझे थे कि इसी तरीके से जो है वो, उनकी बदकिस्मती है कि एक ऐसे शख्स से उनका वास्ता पड़ गया कि वो कम से कम जो है इस बात पर कम से कम जो है वो कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा कि जिसने मुल्क को लूटा है वो हिसाब दे अदालतों के अंदर जाके, जहाँ केस चल रहे हैं वहाँ पर उनकी सबूतें दे। अगर वो ये समझते हैं कि हमने कुछ नहीं किया है, इस मुल्क के अंदर कोई इदारा नहीं लूटा है, तो अदालतों के अंदर है, और अदालत और एहतसाब का जो इदारा है नेब की शक्ल में, वो ये वाला ये नेब भी वही है जो इन्होंने बनाया था, मुशर्रफ ने बनाया था, और अपोजिशन और गवर्नमेंट की जो है ना मशावरत से जो है ना नेब का चेयरमैन जो इस वक्त मौजूद है वो लाया गया था। तो किसी भी इदारे के ऊपर ये दबाव नहीं है सियासी कि आप इससे पूछो और इससे नहीं पूछो। तहरीक इंसाफ के लोग भी जो है नेब में गए हैं और कोई झंडा जो है, कोई वर्कर उनके पीछे खड़ा नहीं रहा। ये जलसे जुलूस रैलियों में बाकायदा 100-200 डंडे मार और पत्थर मार अपने साथ लेके नेब जरूर पहुंचते, ये सब भूते थे। तो इनका मकसद जो है वो ये नहीं था। 31 जनवरी भी गुजर जाएगा और इंशाल्लाह 2023 तक जो है ये हुकूमत रहेगी और इनको इंतज़ार करना पड़ेगा, और फिर इनको दोबारा अवाम के सामने जाना पड़ेगा, और अवाम जो है वो जी शऊर हो चुकी है और अवाम लोगों को पहचान चुकी है। ठीक है जी, सुभान अली साहिल साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने हमें वक्त दिया। हाजी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए, कैपिटल मार्केट्स के हवाले से भी और मईशत के हवाले से गुफ्तगू की। इंशाल्लाह एक सिलसिला रखेंगे, हाजी साहब को जहमत देंगे, कैपिटल मार्केट्स के हवाले से खासतौर पर अवेयरनेस पहुँचानी है लोगों में। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि इसमें किस तरह ट्रेडिंग की जाती है, तो इंशाल्लाह एक सिलसिला रखेंगे जिसमें आपको इस बारे में ज़रूर एजुकेट करेंगे। ब्रेक का वक्त हो रहा है, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट है उसकी तरफ बढ़ेंगे। आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।